नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अभी पिछले कुछ समय से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी कि आसपास कुछ केंद्रीय विद्यालयों में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी दिखाई दे रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी है, ये क्या है, इसको किस प्रकार देखना चाहिए, और एज एन एस्पिरेंट यदि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूं और ऐसे में अगर मेरे पास अभी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का ये मौका है, तो क्या मुझे इसको अपनाना चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी हो जिससे इस तरह की वैकेंसीज का हर तरीके से बेनिफिट मुझे हो, इसके बारे में बात हम करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अलग अलग स्कूल्स की वेबसाइट, जैसे मैंने एक स्कूल की वेबसाइट खोली है, केंद्रीय विद्यालय कारेकुडी, ये चेन्नई के अंदर है, चेन्नई रीजन में पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम टीचर, इस तरह के आपने काफ़ी सारे जो नोटिस वोटिस है वो आपने देखा होगा। ठीक है, ये जैसे अखबार में भी लोग निकालते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भर के लेके जाना है, और अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटीज़ भी इसमें दी हुई है। तो ऐसे में सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का सिस्टम है, ये केंद्रीय विद्यालय में कब से है। हम जानते हैं कि सन 2014 के बाद केंद्रीय विद्यालय में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिक्रूटमेंट हुई थी, लगातार भर भर के टीचर्स को स्कूल्स में भेजा गया। लेकिन केंद्रीय विद्यालय का संस्थान बहुत पुराना संस्थान है, वहाँ पर पहले समय में ऐसी रिक्रूटमेंट्स नहीं हुआ करती थी। ऐसे में विद्यालयों में हमेशा पोस्टें खाली रहती थी, जिसके ऊपर सही व्यक्ति को लाना, इट मीन्स उम्मीदवार को लाना, बड़ा मुश्किल होता था। तो केंद्रीय विद्यालय ने काफ़ी पहले, और कुछ रीजन्स में तो चलो कुछ जगहों पर तो हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया और जो साउथ का रीजन हो गया, पूरे केंद्रीय विद्यालय संस्थान के ये दो मेजर रीजन हैं जहाँ पर इम्प्लॉयज़ की संख्या हमेशा कम रहती है। रेगुलर इम्प्लॉयज़ की तो संख्या वास्तव में बहुत कम रहती है। तो ऐसे में इस समस्या से जूझने के लिए केंद्रीय विद्यालय संस्थान ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्निक अपनाई, और वो था एनुअल इंटरव्यू। क्या? एनुअल इंटरव्यू। तो ये एक इन्होंने एक पैटर्न सेट कर लिया। अब ये जो एनुअल इंटरव्यू का सिस्टम है, ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है स्कूल वाइज, ठीक है, और एक होता है क्लस्टर वाइज। ये किसी भी सेशन की शुरुआत में किया जाता है, जैसे कि अभी 2025 और 26 का सेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले भी जैसे फरवरी मार्च का समय है, तो ये लोग करवाते हैं। स्कूल वाइज का मतलब है कि जो केंद्रीय विद्यालय कहीं पर स्थित है, उसको साल की शुरुआत में, यानी कि जो 25-26 की शुरुआत में, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो एक छोटा सा टेस्ट लेगी, फिर स्क्रीनिंग करके इंटरव्यू कराएगी। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक पैनल बनाते हैं। ठीक है, एक पैनल बनाएंगे, पैनल का मतलब रैंक लिस्ट बनाएंगे, और उस रैंक लिस्ट में जितनी उस स्कूल में पोजीशंस होंगी उसके हिसाब से, जैसे जो रैंक 1 पर आया उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर 2 पोस्ट है तो 2 लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर उसके बाद मान लो 2 लोगों से पोस्ट भर गई और बाद में वहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब एक और पोस्ट खाली हो गई, तो तीसरे बंदे को बुलाया जाएगा। या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल में से किसी ने खुद रिज़ाइन कर दिया तो तीसरे को बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर के वो पहले से एक पैनल बना के रखते हैं कि साल भर में कभी भी उनको टीचर्स की कमी से जूझना ना पड़े। बिंदु समझ में आ गया। ये क्लस्टर वाइज क्या है, कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय की जगह है जहां पर कई सारे केंद्रीय विद्यालय एक छोटी सी दूरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत कम जगह हो, मतलब बहुत कम एरिया में बहुत सारे केवीज हैं। तो एक ही टीचर, जैसे कि मान के चलिए एक ही एस्पिरेंट है, वो 5 जगह इंटरव्यू देने चला जाता है। तो ऐसे में टाइम भी खराब होता है, एफर्ट भी खराब होते हैं। तो कभी कभार क्या करते हैं, कुछ लोग क्लस्टर वाइज इंटरव्यू करा लेते हैं, कि जैसे यहाँ पर 6 स्कूल हैं, तो इन 6 स्कूलों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो प्राइमरी टीचर का हम इंटरव्यू ले लेंगे, टीजीटी का हम ले लेंगे, इस सब्जेक्ट का हम ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट जो है वो एक ही जगह जाता है, इंटरव्यू लेता है, और एक ही पैनल की लिस्ट बनती है, और उन 6 स्कूल में साल में जब भी टीचर्स की जरूरत पड़ती है तो उसी पैनल के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को वहां पर खींच लिया करते हैं या कॉन्टैक्ट करके उनको बुला लिया करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये इंटरव्यू या जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी निकली है या फिर ये जो निकलती है, ये हर साल की व्यवस्था है। अब इसमें एक सवाल और है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर मान लीजिए कि पीआरटी की वैकेंसी 0 है, किसी स्कूल में पीआरटी की वैकेंसी 0 है, तो भी क्या वो केवी मतलब उस स्कूल में सारे परमानेंट टीचर्स हैं पीआरटी की पोस्ट पे, ये सभी पोस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो केवी पीआरटी का इंटरव्यू करवाएगा?
सवाल है। अभी उस स्कूल में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो क्या वो इंटरव्यू करवाएगा? तो जवाब है यस, वो कराएगा। क्योंकि आज की डेट में पोजीशंस फुल फिल हो सकती हैं, ट्रांसफर्स होंगे, किसी का रिटायरमेंट होगा, तो कभी भी पोजीशंस यहाँ पर खाली हो सकती है। तो ऐसे में केवी ये नहीं करता कि भाई बीच में जब भी दिक्कत आई तो इंटरव्यू करा लिया, वो ऐसा नहीं कराते। वो एज अ रिजर्व वो लोग पहले से ही पैनल क्रिएट करके रखते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी लर्निंग एक एस्पिरेंट के लिए क्या है? अगर उसे ऐसा लगता है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर वो जा रहा है, अपने सोर्सेज से पता लगाया उसने, उसको पता लगा कि इस स्कूल में तो वैकेंसी नहीं है जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो क्या उसे उस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के इंटरव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उसके ऊपर हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसका जवाब है अ बिग यस। चाहे वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज हों, थोड़ी वैकेंसीज हों, या वैकेंसीज हो ही नहीं, अगर आपके आसपास कोई केंद्रीय विद्यालय है जो आपके रीचेबिलिटी में है और वहां पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू चल रहा है, आपको आज ही तुरंत ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। उस स्कूल की, उस केवी की वेबसाइट, एचक्यू के हेडक्वार्टर की वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा, ना ही रीजनल ऑफिस की, उस स्कूल की। जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसे केवी बजाज नगर है, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, केवी इलाहाबाद कैंट अगर आपको देखना है तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। वहां पर देखिए, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल का नोटिस आ रखा है तो उस नोटिस के हिसाब से आप जाइए, डेट के अनुसार वहां पर इंटरव्यू आप दे करके आइए। सो इट इज ए बिग यस कि आपको जाना ही जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसकी? इंटरव्यू की। आपकी एक मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को एकदम मैं क्लियरली समझा देता हूं कि जो इंटरव्यू आपको यहां देखने को मिलेगा, जो रियल इंटरव्यू होता है, मतलब जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू में जाएंगे, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कारण यहां पर जो आपका इंटरव्यू होगा वो स्कूल स्पेसिफिक होगा, स्कूल अपनी ज़रूरतों के अनुसार आपसे प्रश्न पूछेगा। और जब केवीएस का, जब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो इंटरव्यू होता है, वहां पर जो इंटरव्यू होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत के अनुसार होता है और एक नेशनल या एक तरीके से एक एस्पिरेंट के अंदर क्या एबिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से वो देखा जाता है। आमतौर पर यहाँ पर जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं उसमें मोस्ट प्रायोरिटी में ये देखा जाता है कि क्या आप आसपास के हैं, क्या आप नौकरी छोड़ के जाएंगे तो नहीं यदि आपकी प्लेसिंग हो जाती है, और दूसरा आप कितना बढ़िया आपको आता है। बस इन 3 चीज़ों को देखेंगे। और रीजनल आवश्यकताएं होती हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो बहुत ही ब्रॉडर होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक प्रैक्टिस आपकी होगी। दूसरा, अगर आपकी नौकरी लग जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल ही सही नौकरी लग जाती है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ नहीं करना, अगले साल आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आपकी नौकरी लग भी गई है तो। लेकिन फिर भी कम से कम 1 साल में आपकी जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो ही जाएगी। 1 साल तक आप कुछ पैसा कमाएंगे, वो पैसा आप अपने पास सेफ रखेंगे। हो सकता है कि कल को जब सच में रिक्रूटमेंट आएगी, रियल रिक्रूटमेंट, तो आप उसके अंदर बढ़िया कोर्सेज, बढ़िया किताबें और अपने आप को अच्छे तरीके से इक्विप कर सकते हैं। थोड़ा घर में भी फाइनेंशियल आप एड कर सकते हैं, थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है ना, फ्रीडम रहता है, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। फिर आता है कि कुछ इंटरव्यू का एडवांटेज, जो कि मैंने आपको बता दिया, रियल इंटरव्यू का कुछ तो बेसिक्स आपको मिलेगा। फिर आता है ऑन गोइंग प्रेपरेशन। इससे क्या होता है कि जिस समय अभी हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमें समझ में नहीं आता कि नौकरी करें क्या ना करें, और गलती से अगर किसी दूसरे तरह की नौकरी हम चालू कर लेते हैं तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाती है। लेकिन जिस जगह आपको जाना है वहीं पर रह करके अगर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेपरेशन भी साथ में चल रही होती है। मानते इस चीज़ को? तो यहां तक आपका तो पॉइंट हो गया क्लियर। अब है कि जब हम इस तरह के रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो दिमाग में बहुत ज़्यादा अपने को ये उम्मीद नहीं रखनी कि मेरे को सिलेक्ट ही होना है, या फिर अपने दिमाग में ये नहीं रखना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे से खराब स्टूडेंट कोई नहीं है। नहीं, ऐसा भी होता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर ऑलरेडी भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स काम कर रहे हैं, और आम तौर पर जो बढ़िया काम कर रहे होते हैं उसी स्कूल में उनको उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो उनको ही कंटिन्यू करते हैं और बाकी लोगों को मौका बाद में देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल के साथ उसका एक रिलेशन बना हुआ होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो उस चीज़ में अपने आप को किसी भी चीज़ को, इस चीज़ को अपने दिल से नहीं लगाना, क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो वहाँ पर गया है कभी ना कभी उसने भी फाइट किया था। तो अगर आपका नंबर आता है तो भी वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर आपको इंतजार करना है, जब भी पैनल में आपको बुलाएंगे आप चले जाएंगे। किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू की प्रैक्टिस से आप अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं होने देंगे, या किसी भी तरीके से अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करेंगे कि यार इसकी वजह से कहीं मेरे को जज किया जा रहा है, मैं जब ये छोटा सा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो मैं कौन सा वो कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं रखना। आप बहुत ही अच्छे भी हो सकते हैं, तो भी हो सकता है कि
यहाँ पर आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले। लेकिन दोनों ही स्थिति में आप इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक बड़ा बड़ा रिजल्ट पाना है और उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसको मैंने एक दो कमेंट में देखा कि जब आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपकी ये लोग एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। आमतौर पर जो एलिजिबिलिटी होती है, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी है, जो केवीएस ने सेट कर रखी है, वो उसी हिसाब से यहां पर एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल लेवल पे तो है नहीं, स्कूल वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर स्कूल वाले को खुद को रिक्रूटमेंट रूल ठीक से क्लियर नहीं है तो वो इधर उधर करके हो सकता है कि आप इनएलिजिबल हो, आपको एलिजिबल घोषित कर दे, और आप एलिजिबल हो, आपको इनएलिजिबल घोषित कर दे। ऐसा हो सकता है। अगर कुछ ऐसी बात होती है, अगर इनएलिजिबल को एलिजिबल कर दिया तो ये मत लड़ने लग जाना कि केवीएस वाले गलत है, या फिर एलिजिबल को इनएलिजिबल कर दिया तो आप अपनी बात कहिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में अपना दिमाग मत खराब करिएगा, दिमाग को एकदम बैलेंस रखना है और काम करके आना है। अल्टीमेटली ये रिक्रूटमेंट का क्या उद्देश्य है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इससे आपको किस तरीके से सीख लेनी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपके आसपास यदि कोई ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल भी इसको चूकने नहीं देना है। आई होप माई पॉइंट्स आर क्लियर। और इन वैकेंसीज को अपने आसपास की वेबसाइट्स पर देखिए, देखते रहिएगा। अगर सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट में बताइएगा। इससे पहले अगर आपने इंटरव्यूज दे रखे हैं तो उसका क्या आपका अनुभव है तो नीचे आप जरूर बताइएगा, वो आपके बाकी साथियों के लिए बहुत काम आने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।